गरीब बहू का दुबई में ससुराल। माँ, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? मुझे ये शादी नहीं करनी है। मैं ये शादी नहीं करना चाहती। आप मेरी शादी किसी गरीब मजदूर या कूड़ा उठाने वाले से कर दीजिए, मैं खुशी खुशी कर लूंगी, लेकिन उस दुबई वाले लड़के से मैं शादी नहीं करूंगी। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? अरे हमारे पड़ोस में कितने अमीर अमीर लोग हैं, लेकिन उनकी लड़कियों की शादी भी यहीं आसपास हुई है, और एक हमें देख ले, एक गरीब मजदूर की बेटी होकर तेरी शादी दुबई में हो रही है। अरे वहां जाकर तू खुश रहेगी, सोने में उठेगी बैठेगी, तेरे आगे पीछे 100 नौकर घूमेंगे। जो आप सोच रही हैं वो आपके लिए ठीक होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। आप जानती है ना कि मेरी सहेली गीता के साथ क्या हुआ है, तो आप कैसे मेरी शादी वहां कर सकती हैं? तेरी सहेली के साथ जो हुआ वो जरूरी तो नहीं कि हर लड़की के साथ हो, और हर लड़का एक जैसा नहीं होता। पूनम, तुझे मेरी बात समझनी पड़ेगी। चलो घूंघट करो, पंडित जी तुझे नीचे बुला रहे हैं, शादी का मुहूर्त हो चला है। पूनम अपनी माँ के सामने हाथ जोड़कर इस शादी को न करने की विनती करती है, लेकिन सुनीता उसकी एक नहीं सुनती और पूनम को जबरदस्ती मंडप में ले जाती है। आखिरकार क्यों ये गरीब घर की बेटी होकर भी पूनम दुबई के अमीर लड़के रोहित से शादी नहीं करना चाहती थी? और क्या हुआ था पूनम की सहेली गीता के साथ, जिसका खौफ पूनम में इस कदर बैठ चुका था? आइए इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। अरे यकीन तो मुझे भी नहीं हुआ था इस बात पर। गीता कितनी ज्यादा खुश थी ना, शादी से कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो लड़का उसे इतना बड़ा धोखा देगा। शादी के बाद उसका पति उसे दुबई ले गया और वहां जाकर उसने उसको बेच दिया। वो तो अच्छा हुआ कि गीता का भाई एक पुलिस ऑफिसर है। गीता का कॉल न मिलने के कारण उसे गड़बड़ महसूस हुई और वो दुबई जा पहुंचा और जल्दी अपनी बहन को उन लोगों के चंगुल से छुड़ा लिया। यार मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तू तो जानती है कि मेरा रिश्ता भी एक दुबई में रहने वाले लड़के से हुआ, कहीं उसने भी मुझे बेच दिया तो। हो सकता है पूनम मेरी बात मान तो तू अंकल आंटी को मना कर दे रिश्ते के लिए। 1 साल और घर पर बैठ जा, लेकिन ऐसे खतरे में मत जा। अपनी सहेली के साथ हुए इतने बड़े हादसे को जानकर पूनम काफी ज्यादा डर चुकी थी और अब वो अपनी माँ सुनीता और पिता रमेश को इस शादी को करने से साफ साफ मना कर देती है। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? रिश्ता तय हो चुका है, अगले हफ्ते तेरी शादी है और तू अपनी सहेली की बात में आकर इस शादी को करने से मना कर रही है। अरे वो तो चाहती ही है कि तेरा रिश्ता दुबई में ना हो और तू भी हमारी तरह गरीबी में रहे। बात चाहे जो भी हो, लेकिन मैं ये शादी नहीं करूंगी। तुझे शादी तो करनी पड़ेगी। अगर तूने ये शादी नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगा। अपने पिता की जान देने की धमकी सुनकर पूनम काफी ज्यादा डर जाती है और न चाहते हुए भी शादी के लिए हाँ कर देती है। शादी की रात भी पूनम अपनी माँ से शादी न करने की विनती करती है, लेकिन पूनम की माँ एक नहीं सुनती और आखिरकार पूनम की दुबई में रहने वाले रोहित नाम के लड़के से शादी हो जाती है और आखिरकार पूनम अपनी दुबई वाले ससुराल में आ जाती है। हे भगवान, कितनी बड़ी गाड़ी है। 2 लोगों के लिए इतनी बड़ी गाड़ी क्यों है? और ये आगे ड्राइवर के साथ बॉडीगार्ड कौन बैठा है? कहीं इसी के साथ तो मुझे रोहित बेचने नहीं ले जा रहे। हे भगवान, क्या होगा मेरे साथ? अरे क्या हुआ पूनम? काफी देर से देख रहा हूँ, परेशान लग रही हो। सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, बस मुझे माँ बाबा की याद आ रही थी। थोड़ी देर में वो बड़ी सी गाड़ी एक बहुत बड़े बंगले के पास आकर रुकती है। पूनम जैसे ही गाड़ी से उतरकर उस बड़े से बंगले को देखती है। हे भगवान, इतना बड़ा बंगला! ऐसे बंगले तो पिक्चर में होते हैं और इन जैसे बंगलों में ही तो ऐसे तस्करी के काम किए जाते हैं। मुझे लगता है कि सच में ये मुझे बेचने जा रहे हैं। जरूर अंदर मुझे खरीदने के लिए ग्राहक बैठे होंगे। पूनम क्या हुआ? चलो, सब तुम्हारा काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। पूनम डरते डरते अपने पति रोहित के साथ उस बड़े से बंगले में जाती है और देखती है कि वहां उसकी सास, नंद और ससुर खड़े हैं और घर के बाकी सभी नौकर हाथों में फूल की प्लेट लिए खड़े हैं। माँ, आपने जितना बताया था मेरी भाभी तो सच में उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। वेलकम भाभी। ऐसा लग रहा है कि चांद का टुकड़ा मेरे घर के अंदर आ गया है। अब बहू की सिर्फ तारीफ ही करते रहोगे, ये उसका गृह प्रवेश भी करोगे? इतने लंबे सफर से आई है, बहू थक गई होगी। सुशीला, प्रियंका मिलकर पूनम का बड़े धूमधाम से गृह प्रवेश करते हैं। वहीं घर के बाकी नौकर पूनम पर ढेर सारे गुलाब के फूल बरसाते हैं। इतने प्यार और धूमधाम से हुए गृह प्रवेश पूनम को काफी ज्यादा खुश कर जाता है, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश थी और अब वो अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही रात गुजरती है और नया दिन शुरू हो जाता है। हम भाभी को ये गोल्ड वाला नेकलेस पहनाते हैं, ये इन पर काफी ज्यादा सुंदर लगेगा। और भाभी, आज तो आप ये साड़ी नहीं बल्कि दुबई का शाही लिबास पहनिएगा। शाही लिबास तो ठीक है, लेकिन ये नेकलेस थोड़ा फीका लग रहा है। बहू, तुम ये बड़ा वाला नेकलेस पहनना। आज वो लोग तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं, उनके साथ तुम्हें काफी सुंदर दिखना है। कौन आ रहे हैं माँ जी? भाभी, वो तो आपको उनके आने के बाद ही पता चलेगा।
प्रियंका सुशीला दोनों मिलकर पूनम को सिर से पांव तक सोने की ज्वेलरी से लाद देते हैं, जिससे खुश होने की बजाय पूनम मन ही मन काफी ज्यादा टेंशन ले रही थी। थोड़ी देर में दोनों सास नंद पूनम को जैसे ही नीचे लेकर आती हैं तो पूनम देखती है कि हॉल में ढेर सारे मेहमान खड़े हैं। इनसे मिलो, यह है मिसेस शर्मा और मिसेस कपूर। इनके हस्बैंड का हमारे साथ काफी समय से बिजनेस में पार्टनरशिप रहा है। तो ये लोग हैं, इन लोगों की बात कर रहे थे। मुझे तो लगा कहीं मुझे खरीदने के लिए डीलर तो नहीं आ रहे। मैं बिना कभी कभी कुछ ज्यादा ही सोचती हूँ। पूनम राहत भरी सांस लेती है और एक एक कर सभी मेहमानों से मिलती है। अपने ससुराल वालों का इतना प्यार देखकर पूनम काफी ज्यादा खुश थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में अभी भी अपनी सहेली गीता के साथ जो हुआ था उसे लेकर डर बैठा हुआ था। पूनम रोहित की शादी को तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके थे और आज रोहित अपनी बड़ी सी गाड़ी में पूनम को दुबई घूमने के लिए ले जाता है। ये देखो, ये बुर्ज खलीफा है। पता है, ये दुनिया की सबसे लंबी इमारत है। मैं तो कई बार इसके बड़े बड़े रेस्टोरेंट में अपनी फैमिली के साथ लंच करने के लिए जा चुका हूँ। चलो आज हम भी लंच करने के लिए जाते हैं। मैंने तो बस अखबारों में बुर्ज खलीफा को देखा था। ये तो सच में काफी ज्यादा सुंदर है। रोहित पूनम को बुर्ज खलीफा के अंदर बने एक बड़े से रेस्टोरेंट में ले जाता है, जहां वो लोग दुबई का फेमस खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद रोहित पूनम को एक बड़े से मॉल में ले जाता है, जहां पूनम अपने पसंद के कपड़े खरीद रही होती है कि तभी पूनम रोहित को अपने आसपास न पाकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। रोहित कहाँ चले गए? कहाँ ढूंढूं अब मैं उन्हें? पूनम पूरे मॉल में और आसपास की जगह में रोहित को ढूंढती है, लेकिन कहीं पर भी पूनम को रोहित नजर नहीं आता, जिससे अब वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। मुझे तो लगा था कि मुझे दुबई लाकर बेच देंगे, लेकिन कभी सोचा भी नहीं था कि ये मुझे यूं इस तरह छोड़ देंगे। अब मैं कहाँ जाऊं? मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ और ये लोग भी मुझे कितना घूर घूर कर देख रहे हैं। अब क्या करूं मैं? पूनम बड़े से मॉल में खड़े खड़े रोने लगती है। तभी वो देखती है कि सामने से रोहित आ रहा है, जिसे देख पूनम भागते हुए रोहित के पास जाती है और उसके गले लग जाती है। अरे क्या हुआ तुम्हें, और तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या? आप कहाँ चले गए थे? पता है मैंने आपको कितना ढूंढा। मुझे लगा कि आप मुझे छोड़कर चले गए। अरे मैं तो आइसक्रीम लेने के लिए गया था। तुम शॉपिंग कर रही थी तो मैंने सोचा कि मैं आइसक्रीम लाकर तुम्हें सरप्राइज दे दूं। तो मैं थोड़ी देर पहले आइसक्रीम खाने के लिए कहा था ना। ये देखो, मैं दुबई की सबसे फेमस आइसक्रीम लेकर आया हूं। चलो अब इसे खाते हैं। अपने ससुराल वालों का इतना अच्छा बर्ताव और अपने पति का प्यार पाकर धीरे धीरे पूनम अपनी सहेली के साथ हुए उस हादसे को भूलने लगती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। आज घर पर रोहित के कुछ क्लाइंट उसके साथ मीटिंग के लिए आए होते हैं। मैं इतने सस्ते में आपको नहीं बेच सकता, मैं खुद इसे स्पेशली इंडिया से लेकर आया हूं। लेकिन 2 करोड़ बहुत ज्यादा बड़ी रकम है रोहित जी। हम इसके आपको सिर्फ 1 करोड़ ही दे सकते हैं। रोहित अपने क्लाइंट के साथ डील को लेकर बात कर रहा होता है कि तभी वहां जूस ट्रे लेकर पूनम आती है और रोहित और उसकी क्लाइंट की सारी बात सुन लेती है, जिसे सुन डर के मारे पूनम के हाथ से जूस का ट्रे छूट कर नीचे गिर जाता है। पूनम डर के मारे वहां से भागती है और जाकर कमरे में बंद हो जाती है। रोहित दूसरे कमरे की खिड़की से अपने कमरे की खिड़की का कांच तोड़ता है और कमरे में आ जाता है। दूर रहिए मुझसे, मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। लगता है आपको दुबई का सख्त कानून नहीं पता। आपको शर्म आनी चाहिए। अपनी पत्नी को बेचने की बात करते हुए आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? पूनम, तुम क्या कह रही हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पूनम रोहित को अपनी सहेली के साथ हुए हादसे के बारे में बताती है, जिसे सुन पूनम, मैं तुम्हारी नहीं बल्कि इंडिया से लाए हुए एक स्टैच्यू की बात कर रहा था। भला मैं अपनी पत्नी को क्यों बेचूंगा? तुम्हारी सहेली के साथ जो हुआ वो बहुत ज्यादा बुरा हुआ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम खुद उन क्लाइंट से जाकर पूछ सकते हो, और स्टैच्यू के तो हमने पेपर से बनवा रखे हैं। रोहित पूनम को शांत करने के लिए गले से लगा लेता है, जिसके बाद पूनम अब रोहित के साथ नीचे जाती है और उन पेपर्स को पढ़ती है, जिसे पढ़ने के बाद पूनम को रोहित की बात पर यकीन आ जाता है। और अब बीतते समय के साथ साथ पूनम के दिल से सारा डर खत्म होता है और अब पूनम रोहित के साथ अच्छे से अपने आगे की शादीशुदा जिंदगी जीती है। थक गई हूँ काम करते हुए, थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। जल्दबाजी में बर्तन साफ करने के चक्कर में साबुन के कारण प्राची के हाथ से प्लेट गिर जाती है और ये आवाज सुनते ही गुस्से में चंद्रवती चली आती है। क्यों रे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बर्तनों को गिराने की? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू काम का गुस्सा मेरे बर्तनों पर निकाल रही है? नहीं माँ, ऐसा नहीं है, वो मुझसे गलती से गिर गया था। सब अच्छे से जानती हूँ मैं, सब तेरे बहाने हैं। यही सोच रही है काम करने में गलती करूंगी तो मैं तुझसे काम नहीं करवाऊंगी।
जी माँ, नहीं। ये सुनते ही चंद्रवती प्राची के कान खींचती है। माँ, माँ। 1000 बार बोला है मुझे माँ मत बोला कर, फिर भी दिन भर मामा करती रहती है। अरे तू हमारी सौतेली बेटी है, सौतेली। माँ, आप मुझे इस घर में लेकर आई थी। मैंने तो अपने आसपास आप दोनों को ही अपना माता पिता पाया है। मैं नहीं जानती कौन मेरी असली माँ है। ये चिकनी चुपड़ी बातें करना छोड़ दे, मेरा दिल नहीं पसीजेगा तेरे इन शब्दों से। अरे चंद्रावती, छोड़ दो इसको। इसके लिए तो मैं एक रिश्ता देख लूंगा। इसके बाद ये हमारी नजरों से दूर हो जाएगी। चलो हम दोनों राजू और पिंकी को लेकर डिनर करने चलते हैं। आज इसके हाथ का खाना नहीं खाएंगे। जी ठीक है, मैं अभी सुंदर सी तैयार होकर आती हूँ। ये कहकर चंद्रवती तैयार होने चली जाती है और तैयार होकर अपने सगे बच्चे और पति के साथ बाहर डिनर करने चली जाती है। वहीं प्राची भी घर का सारा काम करके भगवान के सामने सर रखकर रो रही होती है। हे महादेव, आप ही बताइए कि मुझे ऐसी जिंदगी क्यों मिली। मैं खुद तो नहीं आई थी यहाँ। मुझे तो लगा मेरे असली माता पिता यही हैं, पर दोनों ही मुझे अपने असली बच्चों के आने पर नफरत करते हैं। मैं तो अपने असली माता पिता को नहीं जानती। मैं कहाँ जाऊं? और अब तो पापा भी मेरी कहीं शादी करवाना चाहते हैं। ये कहते कहते प्राची वहीं उनके चरणों में सो जाती है। कुछ देर बाद जब चंद्रवती और उसके बच्चे आ जाते हैं तो बाल्टी का पानी डालकर उसे भिगो देते हैं। ये मंदिर है, तेरा बेडरूम नहीं जहाँ सो गई तू। अब हम लोग आ गए, जितना आराम फरमाना था तूने फरमा लिया। अब चुपचाप काम पर लग जा। लेकिन माँ, मैंने सारा काम कर रखा है, घर में कोई काम नहीं है। अच्छा, कोई काम नहीं है तो ये ले। इतना कहकर गौतम वास तोड़ देता है। बाहर से मिट्टी के जूते चप्पल लाकर घर में झाड़ देता है। बच्चे भी कागज वगैरह फाड़कर हॉल को गंदा कर देते हैं। अब दिखाई दे रही है गंदगी। चल चुपचाप साफ करने लग। अपने पिता की ये बात सुन आंखों में आंसू लिए प्राची वहां की सफाई करने लगती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। घर वाले शुरू से ही उसके साथ ऐसा बर्ताव करते थे। जल्द ही गौतम और चंद्रवती एक अमीर परिवार को ढूंढ लेते हैं जहां दहेज नहीं देना पड़ता और प्राची की शादी दिवाकर से कर देते हैं। प्राची भी नई उम्मीद लेकर अपने ससुराल पहुंच जाती है, लेकिन शादी की पहली रसोई के खाने पर ही ओहो, ये खाना किसने बनाया है? तुम लोगों को पता नहीं है क्या? मुझे सब्जी में इलायची नहीं पसंद। इतनी बेकार सब्जी लग रही है। सुरेखा, हटा लो इसे मेरी नजरों के सामने से। अरे ये मैंने नहीं, बहू ने बनाई है। मुझे तो पता है कि आपको ये नहीं पसंद। अब वो पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता नहीं था आपको इलायची नहीं पसंद। मैंने सब्जी इंटरनेट पर देखकर बनाई है। ओहो सॉरी बेटा, मैं भूल गया था कि आज तुम्हारी पहली रसोई है और तुमने खाना बनाया है और अब से तुम ही बनाओगी। तो ऐसी हरकत दोबारा मत करना। मुझे इलायची नहीं पसंद। और ये क्या, तुम इंटरनेट पर देखकर क्यों बना रही हो? घर से कुछ सीख कर नहीं आई हो क्या? ओफो, लगता है हमारी कंवार भाभी को कुछ नहीं आता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सब्जी बहुत अच्छी बनी, इसीलिए मैंने उससे देखकर बना दिया। ठीक है बहू, दोबारा से ऐसी हरकत मत करना। 1 हफ्ता हो जाता है। उसके खाना बनाने के अंदाज से ससुराल वाले खुश नहीं थे। चिमटे से रोटी बनाकर बहू सास ससुर को परोस देती है। आय हाय, खाना खाते खाते ही मेरे पेट में गैस क्यों बन रही है बहू? तवे पर रोटी फुलाकर नहीं लाई क्या? मैंने तुझे समझाया था ना। जी माँ जी, पर रोटी फुलाने पर तवे पर मेरा हाथ जल रहा है, इसलिए मैंने चिमटे से ही रोटी सेक ली। अरे वो तुम पागल हो क्या? अब पूरा दिन सीने में जलन होती रहेगी। हमारे यहाँ जैसे खाना बनाया जाता है वैसा ही बनाना सीख लो तो बेहतर होगा। ये तुम्हारा मायका नहीं है, ससुराल है। जी पापा जी। शाम के खाने में वो तवे पर रोटी फुलाती है, जिसमें रोटी जल जाती है तो कभी उसका हाथ। मेरा हाथ! इतनी देर से रोटी सेकने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन हाथ बार बार जल जाता है। जिस चीज का डर था आखिर वही हुआ ना। ना मैं मायके में खुश थी, ना ही ससुराल में। ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा मायका और ससुराल एक जैसा है? वहां भी ऐसा ही था। माँ, मुझे छोड़ दीजिए। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अब से मैं रोटी गोल और नरम बनाकर लाऊंगी। ठीक है, लेकिन अब की बार मुझे टेढ़ी मेढ़ी या बेकार रोटी खाने को मिली तो इससे भी ज्यादा बुरा हाल करूंगी मैं तेरा। कुछ दिन गुजरते हैं। रसोई में मसाले खत्म हो गए थे तो प्राची बाजार से लेने जा ही रही थी कि तभी सास। ओ पटरानी जी, कहाँ को चल दी? रसोई के मसाले खत्म हो गए थे, लेने जा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है, हमारे घर में पीस कर मसाले खाए जाते हैं, बाहर दुकान से लाकर नहीं। वो पड़ी ओखली, सूखी लाल मिर्च, धनिया, हल्दी पाउडर, काली मिर्च, इन सबको बारी बारी से पीस कर रसोई में रख दे और फिर खाना बनाना। माँ जी, मिक्सी में पीस देती हूँ ना,
ओखली में टाइम लगेगा। तुझे एक बार की बात समझ में नहीं आ रही क्या? ओखली घर में म्यूजियम बनाने के लिए रखी है क्या? मसाले उसी में ही कूटते हैं हमारे यहाँ। जी माँ जी। फिर प्राची मुंह पर कपड़ा बांधकर लाल मिर्च पीसने लगती है, जिससे वो जार में रखी रही थी कि ये क्या, ढंग से तो पीस ले, मोटी मोटी मिर्च डालेगी सब्जी में, इसको और पीस। जी माँ जी, 3-4 घंटे से इस मिर्च को पीस रही हूँ और माँ जी बार बार पीसने को कह देती हैं। कितना बारीक पाउडर हो गया है, फिर भी मैं तो यहाँ भी खुश नहीं हूँ। मेरे मायके और ससुराल वाले सब एक जैसे हैं। सबको पीसने के बाद बहू खाना बना देती है। तब ससुर, ये लीजिए पापा जी, लहसुन की चटनी। ओहो, मुंह का स्वाद खराब कर दिया। सिलबट्टे पर चटनी नहीं बनाई क्या? नहीं पापा जी, मिक्सी में बनाई थी। अरे तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कुछ सिखाकर भेजा नहीं क्या? हाथों का काम मशीन कैसे कर सकती है? जाओ दोबारा सिलबट्टे पर चटनी बनाओ। आंखों में आंसू लिए प्राची सिलबट्टे पर लहसुन की चटनी बनाने लगती है और फटाफट ससुर को देती है। इतना ही नहीं, घर में हर छोटी सी बात का बतंगड़ बनाकर उससे बार बार काम करवाया जाता था। घर में वॉशिंग मशीन थी, फिर भी सास बहू के हाथ से कपड़े धुलवाया करती थी। दाल का तड़का लग जाने पर एक दिन ससुर को ज्यादा खांसी आ जाती है, उस पर भी ननंद उसे सुना देती है, आर यू क्रेजी भाभी? घर में आपको 20 दिन से ऊपर हो गया है, ये नहीं पता कि पापा को तड़के से तकलीफ होती है? दोबारा से मिर्ची टमाटर का छौंका मत लगाना, यहाँ सिर्फ जीरे और घी का दाल में तड़का होता है। ठीक है दीदी। ये होता हुआ दिवाकर देख लेता है। दीपिका को प्राची से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे इसे समझाना पड़ेगा। प्राची, मैं घर आ गया हूँ, थक गया हूँ, फटाफट नींबू पानी बनाकर ले आओ। और हाँ, मेरे दोस्त भी आए हैं, 2 के लिए चीनी वाला नींबू पानी बनाना और 2 के लिए नमक का। जी लाई अभी। बहू, दिवाकर के दोस्त आए हैं, फटाफट खीर बना कर ले आ। जी माँ जी। एक तरफ प्राची फटाफट नींबू पानी बनाने के लिए नींबू काटती है तो उसका हाथ कट जाता है। दूसरी तरफ चावल बीनते बीनते गिर जाते हैं तो हड़बड़ाहट में उन्हें उठाकर फिर से साफ करती है और नींबू पानी बनाकर लाती है। ये काम करने पर प्राची की रेल भी बन जाती है और सास डांट भी देती है। दिवाकर फिर देख लेता है और चुप रह जाता है। प्राची ये सब माहौल देखकर अपने मायके और ससुराल की बुरी यादों को याद करके और रोती है। फिर बिस्तर पर लेटते ही प्राची सो जाती है। उसकी आंखों में आंसू थे। अच्छा प्राची, मैं बोल रहा था, अरे अभी तो लेटी थी, इतनी जल्दी सो भी गई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है प्राची परेशान है, उसकी आंखों में आंसू हैं। अगले दिन सुबह लेट हो जाने पर दिवाकर ऑफिस चला जाता है। शाम को, कब से पूछ रहा हूँ प्राची, बताओ ना, तुम इतना परेशान क्यों रहती हो? शादी से खुश नहीं हो? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपसे भी खुश हूँ और शादी से भी, लेकिन मेरी जो हालत है ना, मेरा मायका भी ऐसा ही था और ससुराल भी। सोचा था यहाँ मुझे माँ बाप का प्यार मिलेगा, लेकिन यहाँ पर भी वो नहीं है। मैं आपसे बुराई नहीं करना चाहती, लेकिन माँ जी पापा जी के लिए मैं जितने भी एफर्ट्स करूँ, सब पर मुझे डांट ही पड़ती है। मैं थक चुकी हूँ दिवाकर जी। ये कहते कहते प्राची अपनी सौतेली माता पिता और उनका व्यवहार भी बयां कर देती है और दिवाकर गले लगाकर उसे शांत करता है। अगले दिन प्राची रसोई में गुनगुनाते हुए काम कर रही थी। तेरा क्या गम, तेरा रिश्ता गगन की बांसुरी से है, गगन की गुफ्तगू से है, सूरज की रोशनी से है। ओ इंडियन आइडल की मैडम, खाना बना रही हो कि गाना गा रही हो? खाने पर फोकस करो। वैसे भी आपसे अच्छा मैं गाती हूँ। मैं बेखबर, तुझको यकीन, जस्ट चिल्लाओ चिल्लाओ, जस्ट चिल्लाओ। अरे दीदी, ऐसे नहीं गाते, आप गलत गाना गा रही हैं। जस्ट चिल्लाओ नहीं, जस्ट चिल चिल जस्ट चिल, ये होता है। लगता है आपको भी मेरी तरह गाने का शौक है। मेरी वीडियो देखिए, इस पर बहुत व्यूज आए हैं। आप बोलो तो हम साथ में गाना गाकर वीडियो भी पोस्ट कर सकते हैं। आपकी इतनी हिम्मत, आपने मुझे टोका, और ये क्या रील भी बनाती हो आप? रुको, मैं अभी माँ को बताती हूँ। दीपिका अपनी माँ से चुगली करके प्राची की सारी वीडियो डिलीट करवा देती है और उसे खरी खोटी सुनवाती है कि दिवाकर आ जाता है। बस माँ, बहुत हो गया, अब मैं प्राची के साथ कोई नाइंसाफी नहीं सहूंगा। मेरे सामने आप ठीक होते हो और मेरे ऑफिस जाते ही प्राची को सुनाने लगते हो। उसका मायका ऐसा था पर ससुराल भी ऐसा होगा पता नहीं था। अगर आप उसको नहीं अपना सकती तो मैं उसे यहाँ से ले जाता हूँ। हाँ, तो वो बहू है और उसे अपनी मर्यादा में रहना ही होगा। इसका ये ढोंग इस घर में नहीं चलेगा। ठीक है, तो मैं उसको यहाँ से ले जा रहा हूँ। वैसे भी मेरे काम की पोस्टिंग अहमदाबाद में हो रही है। प्राची के मायके और ससुराल में माता पिता का प्यार पाने का सपना अधूरा रह जाता है। वहीं अहमदाबाद में पति के साथ रहकर वो अपनी छोटी सी दुनिया में खुशी खुशी रहने लगती है।